नमस्कार, आपका स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंकिता। सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। नागरिकता संशोधन कानून पर रोक लगाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा केंद्र को सुने बिना कानून पर नहीं लगा सकते रोक। अदालत ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए दिया 4 हफ्ते का समय। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुउद्देशीय मंच प्रगति की 32वीं बैठक आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। पिछली 31 बैठकों में 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा परियोजनाओं की समीक्षा कर चुके हैं प्रधानमंत्री। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच। 70 सीटों के लिए 1029 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। नाम वापसी की आखिरी तारीख 24 जनवरी। 8 फरवरी को मतदान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से किया सम्मानित। इनोवेशन, शिक्षा, खेल, समाज सेवा और बहादुरी की श्रेणी में पुरस्कार। कुमारी अपर्णा चंद्रशेखर नवाचार के लिए बाल शक्ति पुरस्कार और अरुणाचल प्रदेश की प्रेमा समेत और बच्चे बहादुरी के लिए सम्मानित। चीन में कोरोना वायरस से अब तक 9 लोगों की मौत, पीड़ितों की संख्या 400 के पार। अमेरिका में भी कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुलाई आपात बैठक। चीन से भारत आने वाले यात्रियों के लिए देश के 7 एयरपोर्ट पर खास इंतजाम। नागरिकता संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सीएए से संबंधित 143 याचिकाओं पर आज सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केंद्र का पक्ष सुने बिना सीएए पर कोई स्थगन आदेश जारी नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाओं को सुनने के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ गठित की जाएगी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि असम, त्रिपुरा और बाकी राज्यों के मामले को अलग अलग देखना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक बार फिर स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून को वापस नहीं लेगी। नागरिकता कानून के समर्थन में गृह मंत्री ने लखनऊ में कल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की संख्या कम हुई है क्योंकि इन लोगों में कुछ का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया और कुछ की हत्या कर दी गई। गृह मंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि नागरिकता संशोधन कानून में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने कहा कि देश में सीएए के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है, लोगों को हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। राहुल बाबा, कान खोल कर सुन लो। आपकी पार्टी के पाप के कारण धर्म के आधार पर भारत मां के 2 टुकड़े हो गए। 16 जुलाई 1947 कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव कर विभाजन को स्वीकार कर लिया। धर्म के आधार पर विभाजन को स्वीकार किया। जो विरोध कर रहे हैं उनको कि ये जहां 23% थे वहां 3% बच गए, सिर्फ 3%। और जहां 30% थे वहां पर सिर्फ 7% बच गए। कहां गए लोग? कहां गए मेरे वो भाई? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कहां गए? या तो मार दिए गए या तो धर्म परिवर्तन कर दिया गया। लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला।
केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि अगली जनगणना मोबाइल ऐप के जरिए होगी। मंत्रालय ने कहा है कि 2021 की जनगणना अपनी तरह की पहली जनगणना है, जिसे मिक्स्ड मोड अप्रोच एक मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा। जनसंख्या गणना के चरण के दौरान जनता के पास ऑनलाइन आत्मगणना की सुविधा होगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि डेटा के बारे में गोपनीयता की गारंटी जनगणना अधिनियम 1948 के द्वारा दी जाती है। वहीं इसी कानून के तहत सार्वजनिक और जनगणना अधिकारियों दोनों के लिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान के गैर अनुपालन या उल्लंघन के लिए जुर्माना देना पड़ सकता है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित आज एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने इनोवेशन, शिक्षा, खेल, समाज सेवा और बहादुरी की श्रेणी में योगदान के लिए छात्रों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुमारी अपर्णा चंद्रशेखर को नवाचार के लिए बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया, तो वहीं उत्तर प्रदेश की हर्षिता अरोड़ा को धोखाधड़ी से बचाने वाले एक ऐप का आविष्कार करने के लिए नवाचार के क्षेत्र में बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि केरल के रिचर्ड जोसेफ को नवाचार के क्षेत्र में बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के देवेश पंकज को गणित प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल पाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया। अपनी बहादुरी से दूसरों का जीवन बचाने वाली अरुणाचल प्रदेश की प्रेमा समेत और कई बच्चे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित सक्रिय शासन और सामयिक कार्यान्वयन के लिए बहुउद्देशीय मंच प्रगति के जरिए 32वें संवाद की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान वो अलग अलग परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। प्रगति के पिछले 31 संवादों के दौरान प्रधानमंत्री ने 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की परियोजनाओं की समीक्षा की। 2019 की पिछली प्रगति बैठक में 16 राज्यों और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित 61,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं पर चर्चा की गई थी। विदेशों में काम करने वाले भारतीय नागरिकों की शिकायतों, राष्ट्रीय कृषि बाजार, आकांक्षी जनपद कार्यक्रम और अवसंरचना विकास कार्यक्रमों और पहलों जैसे विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई थी। प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय और बहुआयामी प्रशासन मंच प्रगति की 25 मार्च 2015 को शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य आम जन की शिकायतों का समाधान करना और सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं के साथ साथ राज्य सरकार की परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना है। अब तक हुई प्रगति बैठकों में अनेक परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। और अब बात दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार कुल 1029 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 24 जनवरी है। मतदान 8 फरवरी को और मतगणना 11 फरवरी को होगी। नामांकन भरने के आखिरी दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत करीब 200 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने उन आरोपों को मंगलवार को खारिज कर दिया जिसमें यह कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नामांकन प्रक्रिया में कार्यालय ने जानबूझकर विलंब किया। कार्यालय ने कहा कि वो तय प्रक्रियाओं का पालन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंतिम दिन ज्यादा उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करने आए, जिससे रिटर्निंग अधिकारी को ज्यादा समय लगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की तैयारियों की समीक्षा की। यह समीक्षा दिल्ली में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया खत्म होने के कुछ घंटे बाद हुई। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि संगठन महासचिव BAS संतोष और दिल्ली बीजेपी नेता कुलजीत चहल और राजेश भाटिया समेत
कई नेता इस समीक्षा बैठक में मौजूद थे। वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के चुनाव प्रचार की रणनीति पर भी मंथन किया। दिल्ली की हाई प्रोफाइल माने जाने वाली नई दिल्ली विधानसभा सीट से एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मैदान में हैं, तो बीजेपी ने युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने रोमेश सभरवाल को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। आइए जानते हैं इस सीट पर कैसा है चुनावी समीकरण। दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल सीट कही जाने वाली नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल साल 2013 और 2015 में इस सीट से विधायक बन चुके हैं। अब ये उनका तीसरा चुनाव है। तो इन सारी पार्टियों का एक ही मकसद है कि किस तरह से केजरीवाल को हराया जाए, और मेरा एक ही मकसद है कि किस तरह से भ्रष्टाचार को हराया जाए और दिल्ली को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने पार्टी में गहन विचार विमर्श के बाद नई दिल्ली से स्थानीय कार्यकर्ता को टिकट देने का फैसला किया है। मेरा और केजरीवाल का मुकाबला लोकल वर्सेस बाहर का। वो शीला दीक्षित को सिर्फ एक चैलेंज देके यहाँ पे आए थे, जो वो सक्सेसफुल रहे, लेकिन वहाँ बनने के बाद इस क्षेत्र में कभी रहे नहीं। नई दिल्ली विधानसभा में उनको रहना चाहिए था, तो वो सिविल लाइन पे जाके उन्होंने घर ले लिया। तो यहाँ पे जाने के लिए लोगों को 200 रुपये लगते हैं उनके पास पहुँचने के लिए, समस्या बताने के लिए, उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए। जो यहाँ के लोकल समस्या, लोकल आदमी है, उसको किसी चीफ मिनिस्टर की जरूरत नहीं है अभी, उसको लोकल एमएलए की जरूरत है, जो उनके बीच में रह के उनके डे टू डे रूटीन के काम करता रहे। वो आउटसाइडर है, उसने कोई काम नहीं किया, उसने सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को गालियां दी हैं, हमें करप्ट बोला है, हमारे खिलाफ लोकपाल बिल की बात करी है। हमारे माँ बाप करप्ट नहीं है, हमारे माँ बाप देश की सेवा करते हैं। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र हमेशा से चर्चा में रहा है। साल 2008 में अस्तित्व में आई इस विधानसभा क्षेत्र ने अब तक 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। यहाँ 1,44,509 मतदाता हैं, जिनमें 79,047 पुरुष और 65,461 महिला मतदाता हैं। इस इलाके में केंद्र सरकार में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने काम पर तो बीजेपी भी केंद्र की ओर से दिल्ली के लिए किए गए कार्यों को गिना रही है। वहीं कांग्रेस ने शीला दीक्षित सरकार में हुए विकास कार्यों को ही अपना चुनावी मुद्दा बनाया है। बाहरी बनाम लोकल, विपक्षी पार्टियां इसे मुद्दा बना रही हैं, तो अरविंद केजरीवाल अपने 5 साल के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। बहरहाल अब इसका फैसला जनता करेगी कि आखिर जीत का ताज किसके सर पहनाना है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले एनसीसी कैडेट्स को रक्षा मंत्री पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। दिल्ली गेट्स में एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने एनसीसी के काम की सराहना की और इसका विस्तार करने पर जोर दिया। कोशिश ये होनी चाहिए कि एनसीसी को और भी स्कूल्स, कॉलेजेस अथवा दूसरे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहां तक ले जाएं इसको। और उस संबंध में मैंने कहा भी है कि कैसे कम बजटरी एलोकेशन में हम इसको अधिक से अधिक स्कूल्स और कॉलेजेस तक ले जा सकते हैं, उसके बारे में कंसेप्ट पेपर तैयार किया जाए, यह भी मैंने निर्देश दिया है। परसीव करने की जरूरत नहीं है, स्वयं ही एनसीसी ने नए रोल को एडॉप्ट कर लिया है। जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में इनका रोल 65-71 की जो वार रही है, उसमें जो एनसीसी कैडेट्स का रोल रहा है, एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जिस तरीके से प्रभावी भूमिका एनसीसी ने निभाई है, उसकी जितने भी सराहना की जाए कम है। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी एनसीसी कैडेट्स ने असिस्ट किया है उस समय। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी माध्यमों से 5100 करोड़ रुपए के सैन्य साजो सामान की खरीद को मंजूरी दी है। इसमें सेना के लिए डीआरडीओ द्वारा तैयार और भारतीय उद्योग द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्मित की गई अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां शामिल हैं। इसके साथ ही महत्वाकांक्षी
रणनीतिक भागीदारी मॉडल के तहत नौसेना के लिए भारत में 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और अन्य शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के हिंद महासागर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, साथ ही इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान करने की बहुत बड़ी क्षमता है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कूटनीति पर व्यापार निर्धारित नहीं किया जाएगा। व्यापार के तौर तरीके अलग हैं, जबकि कूटनीति के अलग। उन्होंने कहा कि भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए व्यापक योजनाएं तैयार की हैं। साथ ही अपनी लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रयास भी किए जा रहे हैं। RCEP की मौजूदा स्वरूप को नकारते हुए अगर इसमें सभी के हितों का ध्यान रखा जाए तभी चर्चा की संभावना है। उन्होंने कहा कि पिछले सालों में सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत एक ईमानदार राष्ट्र के रूप में पहचाना जाए, साथ ही सभी को समान अवसर दिए जाएं। Robust framework available in the RCEP discussions, it was very difficult for India to commit ourselves to that kind of a regional comprehensive economic partnership. I think for the first time India has demonstrated that trade will not be dictated by diplomacy. Trade has to stand on its own legs, trade has to be fair, and diplomacy will take care of itself through diplomatic channels. विदेश मंत्री एस जयशंकर अफ्रीकी देश नाइजर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात कर भारत और नाइजीरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने और उसमें ऊर्जा और जल के अलावा कृषि, कौशल, स्वास्थ्य और रक्षा को भी शामिल करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर और नाइजीरियाई राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से महात्मा गांधी की स्मृति में भारत द्वारा अफ्रीका में स्थापित पहले कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर विदेश मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की स्थापना भारत नाइजीरिया मित्रता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। कन्वेंशन सेंटर को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल सुविधा के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें 2000 की क्षमता वाले प्लेनरी हॉल्स शामिल हैं। एस जयशंकर ने नाइजीरिया के विदेश मंत्री कल्ला अंकुराओ से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की रूपरेखा को मजबूती प्रदान करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किया। विकास और सुरक्षा की साझा चुनौतियों और आतंकवाद से लड़ाई की आवश्यकता पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री ब्रिगी रफीनी से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने नाइजर में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मौजूदा शिक्षा प्रणाली में बदलाव पर जोर दिया है। नेल्लोर में विक्रम सिम्हापुरी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षण संस्थानों को अकादमिक उत्कृष्टता के साथ छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान देना चाहिए और शिक्षा नीति में भारत की संस्कृति, विरासत और महान पुरुषों के जीवन की कहानियों के साथ साथ देश के समृद्ध इतिहास के बारे में बताना चाहिए। The quality of teaching and research at present in many of the universities in the country is lagging behind compared to developed countries. This is evident from the ranking of Times Higher Education World University Rankings 2018. None of the Indian universities have figured among the top 100. This underscores the imperative need to reorient the education system and improve the standards of teaching in our institutions of higher education. Education system should not only be focused on academic excellence, but develop the students into holistic individuals. The education policy must also focus on teaching India's culture, heritage and rich history and life stories of the great men and women who shaped this great nation. उपराष्ट्रपति ने देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर इस दिशा में भागीदारी बढ़ानी चाहिए। Research and development in India is not up to the expectation. We must focus more on that. USA, Israel, Japan and Korea and even China, they are moving ahead.
India's expenditure of R&D has almost stagnated. One important reason for this is the negligible share of the private sector in the investment and research and development. So I appeal to the private sector to join the research also in a big way. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने छात्रों को योग और खेल कूद के माध्यम से शरीर को फिट रखने की नसीहत दी। नेल्लोर दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति स्वर्ण भारत ट्रस्ट द्वारा संचालित अक्षरा स्कूल पहुंचे। यहां उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ नाश्ता किया और बातचीत के दौरान उन्हें योग के फायदे बताए। So physical fitness gives you mental fitness. And if you are physically fit, mentally you will be alert. So you have to go to a ground, do jogging, walking, running, or playing. Any sport of your choice. उपराष्ट्रपति ने तेलुगु और मातृभाषा के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कृति, परंपरा और विरासत को संरक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी है और बच्चों को शुरुआत से ही इसके बारे में बताना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने बच्चों को गैर संक्रामक रोगों से सावधान किया और उन्हें स्वस्थ भोजन खाने की सलाह भी दी। And we must have a regular, regulated life. That's one thing. And secondly, our food habits. We must eat our food, Indian food. I am not prescribing you, you should eat this food, that food, vegetarian, non-vegetarian, you can eat whatever you want, eat both also, no problem. But you must eat proteinous food. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तेलुगु विद्वानों से शास्त्रीय तेलुगु भाषा के विकास के लिए रोड मैप तैयार करने को कहा। नेल्लूर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर स्टडीज इन क्लासिकल तेलुगु में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि तेलुगु एक प्राचीन भाषा है और इस महान भाषा के गौरव को फिर से प्राप्त करने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी भाषाओं को बढ़ावा देना सरकार का कर्तव्य है। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। आज पूरी दुनिया पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है। इससे खेती किसानी भी प्रभावित हो रही है, जिससे दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया है। जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसमी घटनाओं में परिवर्तन आया है। कई जगहों पर मिट्टी खराब हो रही है, जिसका सीधा असर पैदावार पर पड़ रहा है। इस तरह के कारकों से निपटने के लिए अनुकूलन और स्मार्ट कृषि महत्वपूर्ण है, ताकि वो खाद्य सुरक्षा को प्रभावित न कर सके। सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर ने एक ऐसा ओपन एक्सेस डेटा सेट तैयार किया है, जिससे भविष्य के जलवायु परिदृश्यों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सकेगी और कृषि के लिए बेहतर नीति बनाई जा सकेगी। इस डेटा सेट का उपयोग 186 देशों में पहले ही शुरू किया जा चुका है। गगनयान की उड़ान भरने से पहले अंतरिक्ष में मानव जैसा रोबोट भेजा जाएगा, जिसे ह्यूमनॉइड कहा जाता है। इसरो ने इस बात की जानकारी दी है। ह्यूमनॉइड अंतरिक्ष में शरीर के तापमान और धड़कन संबंधी कई प्रकार के परीक्षण करेंगे। ये काम विभिन्न चरणों में किया जाएगा। I am Vyomitra, the prototype of the half-humanoid, being made for the first unmanned Gaganyaan mission. I can monitor crew module parameters, alert you, and perform life support operations. I can mimic all crew activities like switch panel operations, ECLSS functions, etc. I can also be your companion, can converse with the astronauts, recognize them, and can also respond to their queries. चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 9 हो गई है, जबकि इस वायरस से पीड़ितों की संख्या 400 के पार पहुंच गई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपात बैठक बुलाई है। इस बीच अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को चीन में फैले नए वायरस के अपने यहां पहले मामले की जानकारी दी है।
संघीय और राज्य अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित की उम्र 30 से 35 साल की है और वो चीन के वुहान शहर से अमेरिका आया है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को एहतियात के तौर पर अस्पताल में भर्ती किया गया है। भारत पहले ही ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर चुका है। भारत में 7 हवाई अड्डों पर चीन से आने वाले यात्रियों की जांच के लिए व्यवस्था भी की गई है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोचीन हवाई अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए यात्रियों की जांच हो रही है। देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम प्रगति मैदान में शुरू हो चुकी है, जिसमें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परियोजनाओं के बारे में और उसमें भारत की भूमिका को दर्शाया गया है। विज्ञान के रहस्य को समझाने के लिए लगी देश की सबसे बड़ी विज्ञान प्रदर्शनी के पहले ही दिन छात्र छात्राएं बेहद उत्साहित दिखे। प्रदर्शनी में CERN यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इंडिया बेस्ड न्यूट्रियन ऑब्जर्वेटरी, लेजर इन्फॉर्मेटिव ग्रेविटेशनल लीगो को भी शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये युवाओं को विज्ञान के प्रति जागरूक करने का एक बेहतरीन कदम है। जिस प्रकार अंतरिक्ष में उपलब्धियां हुई हैं उससे देश का बच्चा वाकिफ है। उन सबको जनमानस तक पहुंचाना, उनको समझना और विशेषकर जो युवा पीढ़ी है वो उसकी जानकारी प्राप्त भी कर पाए और अपने आप को प्रेरित भी कर पाए और अपने अंदर उस जिज्ञासा के माध्यम से ये भी समझ पाएँ कि किस विज्ञान के किस क्षेत्र में उनकी रुचि है, उनका एप्टीट्यूड है, ताकि उसमें वो शोध कर सकें, उसे अपना सकें। प्रदर्शनी का मुख्य केंद्र 30 मीटर टेलीस्कोप रहा, जिससे दूसरे ग्रह पर जीवन की संभावना का पता लगाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट में भारत के साथ अमेरिका, जापान, चीन और कनाडा के वैज्ञानिक शामिल हैं, जिन्होंने माना कि भारत वैज्ञानिक के क्षेत्र में दूसरे देशों की तरह लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। So in a very short period of time, from the outside of India, we see India is making great progress. It's not a surprise to me because India has a very large population and therefore it has potentially a huge reservoir of brain power, and this is your natural resource which you deploy. Economy is growing very quickly in India. विज्ञान समागम का आयोजन भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से संयुक्त रूप से किया गया है। ये प्रदर्शनी 20 मार्च तक चलेगी। भारत कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परियोजनाओं में शामिल है और विज्ञान समागम जैसे कार्यक्रम विज्ञान के उत्साह को जमीनी स्तर तक ले जाने में मददगार साबित हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में युवा आकर विज्ञान के प्रति आकर्षित भी हो रहे हैं। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। बजट से यही